Hey everyone, this is your girl Avni Yadav and welcome back to your channel Legal Aid। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम लॉ, वैसे ही सेम आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेते हैं जिससे कि हम लोग कनेक्ट कर पाएँ कि जो स्कूल्स हैं वो किस तरह से डिवाइड हुए हैं। सो फर्स्ट इज़ प्रॉफिट मोहम्मद डाइड एट द एज ऑफ 63 विदाउट लीविंग अ हायर टू द थ्रोन। जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनकी डेथ हुई थी 63 की एज में। जब वो 63 एज में थे उसके बाद जब उनकी डेथ हुई तो उनकी जो थ्रोन थी उसका कोई लीगल हायर नहीं था। मतलब उनकी एक डॉटर थी, तो उनकी शादी डॉटर की शादी हुई थी उनके कज़िन अली से, तो उनका कोई सन नहीं था जो कि मतलब उस थ्रोन पे जाके जिसको वो जो मुस्लिम सोसाइटी थी उनको अपना लीडर बना सके। तो उसके बाद हिज फॉलोअर्स वर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स विच वर फॉर्म्ड ऑन पॉलिटिकल बेसिस नॉट ऑन रिलीजियस बेसिस। जो उनके फॉलोअर्स थे प्रॉफिट मोहम्मद के, इस्लामिक सोसाइटी जो भी थी, वो सब उनके फॉलोअर्स दो ग्रुप में डिवाइडेड हो गए जो कि पॉलिटिकल बेसिस पे थे। पॉलिटिकल बेसिस पे कैसे थे, मतलब ये कि उन लोगों का जो लीडर था उनका लीडर अब कौन बनेगा, रिलीजियस बेसिस पर उस टाइम पर नहीं थे। ग्रुप वन दैट इज शिया वांटेड अली टू बी द सक्सेसर। और जो ग्रुप वन था वो चाह रहे थे कि जो उनका सक्सेसर है वो प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली में से ही हो, वो चाहते थे कि अली उनका सक्सेसर बने। बट ग्रुप टू दैट इज सुन्नी वांटेड टू इलेक्शन। लेकिन जो ग्रुप सेकंड था सुन्नी, वो चाहते थे कि इलेक्शन हो और प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली से कोई सक्सेसर ना बने। So after lot of conflicts between Shia and Sunni, it was decided that the successor would be chosen on the basis of election only। शिया और सुन्नी जो दो ग्रुप में उनके फॉलोअर्स डिवाइडेड हुए थे, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद डिसाइड हुआ कि जो उनका लीडर होगा, पॉलिटिकल लीडर जो भी बनेगा, वो सिर्फ इलेक्शन के बेसिस पर ही बनेगा। मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनकी फैमिली से कोई नहीं सक्सेसर बनेगा। उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद अबू बकर वॉज चूज एज द फर्स्ट खलीफ फॉर सेकेंड ईयर एंड देन असैसिनेटेड। जो अबू बकर थे वो कौन थे, प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ थे। जो प्रॉफिट मोहम्मद की थर्ड वाइफ थी आयशा, उनके फादर थे। तो अबू बकर को फर्स्ट खलीफ बनाया गया, चूज़ किया गया, और वो कब तक रहे, सिर्फ 2 साल तक। एंड देन असैसिनेटेड, और उसके बाद उनका असैसिनेशन कर दिया गया। असैसिनेशन बेसिकली हम बोल सकते हैं हत्या, मतलब इनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो उमर थे, ये थे प्रॉफिट के फॉलोअर, इनको चूज़ किया गया सेकंड खलीफ और ये 10 ईयर्स तक रहे। उसके बाद फिर से इनका हो गया असैसिनेशन। एंड उस्मान वॉज चूज एज द थर्ड खलीफ फॉर सेकेंड ईयर एंड फॉर 12 ईयर्स एंड देन असैसिनेटेड। और उसके बाद बने उस्मान, ये भी प्रॉफिट के फॉलोअर थे और ये थर्ड खलीफ थे, लेकिन इनको 12 साल के बाद इनका भी कर दिया गया असैसिनेशन। मतलब अभी तक जितने भी खलीफ थे सबकी हत्या कर दी गई। उसके बाद बने अली। अली कौन थे, कज़िन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट थे उनके कज़िन थे और एक तरह से जो प्रॉफिट की डॉटर थी उनके हस्बैंड थे। एज फोर्थ खलीफ फॉर 5 ईयर्स एंड अगेन असैसिनेटेड। मतलब इनको 5 साल के लिए फोर्थ खलीफ बनाया गया, उसके बाद फिर से इनका कर दिया गया असैसिनेशन। तो अली के बाद अब कौन बचे, अली के बाद उनके 2 सन थे, एक थे हसन और दूसरे थे हुसैन। तो जो हसन थे, हसन अली के एल्डर सन थे, इनको 5th खलीफ बनाया गया। तो अली को तो शिया पहले से ही बनाना चाहते थे। उसके बाद अब हसन अली के जो कज़न, अली के जो बेटे थे, बड़े बेटे, इनको बनाया गया 5th खलीफ। लेकिन जो हसन थे ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरह से इनको पीस काफ़ी ज़्यादा पसंद था, तो इन्होंने इनका जो थ्रोन था प्रॉफिट मोहम्मद का, उसको लेने से इन्होंने मना कर दिया और बोला कि मुझे ये सब लड़ाई नहीं चाहिए, मतलब किसी भी तरह से इस्लामिक सोसाइटी में शांति होनी चाहिए। तो इन्होंने जो अपना थ्रोन था वो दे दिया मोविया को। मोविया कौन थे, ये सुन्नीज़ के लीडर थे, जो सुन्नीज़ ने अपने पॉलिटिकल लीडर चूज़ किए थे क्योंकि वो हसन को नहीं बनाना चाह रहे थे। तो हसन ने क्या किया, इन्होंने अपना थ्रोन जो था वो मोविया को दे दिया। मोविया सुन्नीज़ के पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन थ्रोन देने के बाद भी हसन का कर दिया गया असैसिनेशन, मतलब फिर से इनकी हत्या हुई। तो उसके बाद जब मोविया बने पॉलिटिकल लीडर, तो शियाज़ ने जो अली के छोटे बेटे थे हुसैन, इनको बनाया अपना रिलीजियस लीडर। मतलब जो पॉलिटिकल लीडर थे वो तो मोविया ही थे, लेकिन हुसैन को उनका रिलीजियस लीडर बना दिया।
लेकिन फिर भी रिलीजियस लीडर बनने के बाद भी हुसैन का कर दिया गया असैसिनेशन। और हुसैन का असैसिनेशन किसने किया था? जो मौविया थे, जो पॉलिटिकल लीडर थे सुन्नी के, इनके सन ने। इनका सन कौन थे? उम्मयाद। और जो मुहर्रम है, एक तरह से जो मुहर्रम मुस्लिम सोसाइटी में जो मुहर्रम मनाते हैं वो हुसैन की याद में मनाया जाता है। मतलब जो हुसैन का असैसिनेशन हुआ था उसी की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। जब मौविया बने, जब हुसैन का भी असैसिनेशन हुआ तो मौविया यहाँ के लीडर बन गए। अब तो मौविया पॉलिटिकल लीडर भी थे और रिलीजियस लीडर भी थे। तो उसके बाद इनकी यहाँ से एक डायनेस्टी शुरू हो गई। मौविया बने, उनके बाद उनके सन बने उम्मयाद, फिर उम्मयाद के सन बने, इसी तरह से एक डायनेस्टी शुरू हो गई। तो यहाँ से ये जो एक पॉलिटिकल लीडर बनने की जो लड़ाई थी वो इसी तरह से एक रिलीजियस के बेसिस पे जो मुस्लिम सोसाइटी थी वो डिवाइड हो गई। पहले पॉलिटिकल था, जब लड़ाई चलती रही तो उसके बेसिस पे फिर वो रिलीजियस में डिवाइड हो गई। तो चलिए अब देखते हैं स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखा है जिसके बेस पे हमें याद करने में थोड़ा आसानी रहेगा, इसीलिए मैंने वो सब समझाया। तो जो मुस्लिम लॉ के जो स्कूल्स हैं, मुस्लिम सोसाइटी में जो स्कूल हैं वो दो स्कूल्स में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट है सुन्नी स्कूल और सेकंड है शिया स्कूल, क्योंकि अभी रिलीजियस बेसिस पर है। तो जो सुन्नी है, सुन्नी स्कूल 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हनफी, मलिकी, शफ़ी और हनबली। शिया स्कूल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, असना सारिया, इस्माइलिया और जैदिया। असना सारिया 2 पार्ट्स में है, अकबरी उसूली, फिर इस्माइलिया भी 2 पार्ट्स में है, खोजा और भोरा, फिर है जैदिया। तो अगर हम दोनों स्कूल्स को कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सुन्नी स्कूल्स को देखेंगे, सुन्नी स्कूल के 4 पार्ट्स को देखेंगे, और जो शिया स्कूल रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सुन्नी स्कूल का फर्स्ट स्कूल, वो है जो कि है हनफी स्कूल। फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर स्कूल्स इन मुस्लिम लॉ एंड वॉज ऑल्सो नोन एज कुफा स्कूल। जो हनफी स्कूल है ये फर्स्ट और मोस्ट पॉपुलर स्कूल है मुस्लिम सोसाइटी में, और इसको हम लोग कुफा स्कूल से भी जानते हैं। हनफी स्कूल इकलौता ऐसा स्कूल है जिसको मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो है इसको फॉलो करते हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स हनफी स्कूल को ही फॉलो करते हैं। फाउंडर वॉज इमाम अबू हनफी एंड हिज 2 इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन्स विच वर इमाम मोहम्मद एंड इमाम यूसुफ। हनफी स्कूल के फाउंडर हैं इमाम अबू हनफी और इनके 2 इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन्स जो कि इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ। Believes in the concept that law should be deduced from original chapters of Quran rather than traditions। और हनफी स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं और इसके फाउंडर हैं वो बिलीव करते हैं कि जो इस्लाम है, इस्लाम में जो लॉ है वो कुरान के ओरिजिनल चैप्टर से बनना चाहिए। मतलब जो कुरान है, कुरान से ही लॉ बनना चाहिए, कुरान के अलावा ट्रेडिशंस के बेस पे लॉ नहीं होना चाहिए। रिलाइड अपॉन इजमा एंड क्यास रादर देन ट्रेडिशंस। और जो अबू हनफी थे उनका कहना था कि किसी भी लॉ को बनाने के लिए अगर वो कुरान में वो चीज़ अगर नहीं प्रेजेंट है तो हमें इजमा और क्यास पे रिलाई करना चाहिए, ना कि ट्रेडिशंस पे। मतलब इन्होंने ट्रेडिशंस को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी। पॉपुलर बुक्स वर राद अल मुख्तार, फतबे आलमगिरी, दुर उल मुख्तार। जो इनकी पॉपुलर बुक हैं वो है राद उल मुख्तार, फतबे आलमगिरी और दुर उल मुख्तार। फॉलोअर्स आर प्रेजेंट इन मिस्र, इराक, इज़राइल, जॉर्डन, टर्की, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान। इन सारे कंट्रीज़ में इनके फॉलोअर्स, मतलब जो हनफी स्कूल को फॉलो करते हैं वो लोग यही सारे कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं। उसके बाद इंडिया में मोस्ट ऑफ द जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स है इंडिया में भी हनफी स्कूल को ही फॉलो किया जाता है। तो इन इंडिया ऑल्सो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स फॉलोज हनफी स्कूल। तो हनफी स्कूल क्या था, ये कुरान पे रिलाई करता है, कुरान के बाद इजमा और कियास पे रिलाई करता है। उसके बाद इन्होंने ट्रेडिशंस को बिल्कुल पूरी तरह से निगलेक्ट किया। फाउंडर कौन थे? इमाम अबू हनफी। उसके बाद पॉपुलर बुक्स थी राद अल मुख्तार, फतबे आलमगिरी, दुरुल मुख्तार। और फॉलोअर्स मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इनके फॉलोअर्स प्रेजेंट है और इंडिया में भी ये स्कूल को फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद है मलिकी स्कूल, इस्टेब्लिश्ड बाय मलिक इब्न अनस ऑफ मदीना। इसको इस्टेब्लिश किसने किया था? मलिक इब्न अनस। कहाँ के? ये मदीना के रहने वाले थे। अनलाइक हनफीज दिस स्कूल एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस एज अ सोर्स ऑफ लॉ। हनफी ने फॉलो किया था कुरान को, लेकिन इन्होंने कुरान को ना फॉलो करके इन्होंने ट्रेडिशंस को फॉलो किया। मलिकी स्कूल ने एज अ सोर्स ऑफ लॉ। ये मानते थे कि जो लॉ का सोर्स है वो ट्रेडिशन से, कुरान नहीं।
New rules should be obtained from traditions. If it is not possible, then qiyas and ijma may be taken into consideration. इनका मानना था कि जो न्यू रूल्स हैं इस्लामिक सोसाइटी के लिए, कोई प्रॉब्लम आ रही है और अगर नए रूल बनाने हैं तो वो ट्रेडिशंस के बेस पर बनाने चाहिए, और अगर ट्रेडिशंस के बेस पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो उसके बाद कियास और इजमा को कंसीडर करना चाहिए, ना कि कुरान को। मलिकी डॉक्ट्रिन इज़ दैट इट रिकग्नाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ कस्टम्स मोर देन एनी अदर स्कूल। और मलिकी स्कूल इकलौता ऐसा स्कूल है जिसने कस्टम्स पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है कस्टम्स को किसी भी दूसरे स्कूल से, एक्सेप्ट इस्तदलाल। इन्होंने इस्तदलाल को एक्सेप्ट किया है अनदर सोर्स ऑफ लॉ के रूप में। और इनकी जो पॉपुलर बुक्स हैं वो है किताब उल मुवत्ता, मलिकी स्कूल की पॉपुलर बुक किताब उल मुवत्ता। उसके बाद प्रिंसिपल्स स्कूल के कहाँ कहाँ फॉलो किए जाते हैं, वेस्ट अफ्रीका में, स्पेन में, कुवैत में, बहरीन में। और इंडिया में मलिकी स्कूल का कोई भी फॉलोअर नहीं है, कोई मलिकी नहीं है इंडिया में। इंडिया में मोस्टली जो फॉलो किया जाता है वो है हनफी स्कूल, उसके बाद थोड़ा सा शफ़ी स्कूल को भी फॉलो करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब शफ़ी स्कूल क्या है। मलिकी स्कूल क्या था जिसने ट्रेडिशंस को फॉलो किया था, हनफी स्कूल ने कुरान को ज़्यादा फॉलो किया। अब है शफ़ी स्कूल। As Shafi'i was founder of this school, he developed his doctrine at Baghdad and Cairo. जो शफ़ी स्कूल है इसके फाउंडर कौन थे, एस शफ़ी थे। इन्होंने कहाँ पे अपने डॉक्ट्रिन को किया, जो मलिकी स्कूल था उन्होंने किया था मदीना में। शफ़ी स्कूल का जो डॉक्ट्रिन है कहाँ पे डेवलप हुआ, वो हुआ बगदाद में। एश रिलाई ऑन द प्रिंसिपल्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। और जो एश थे इन्होंने प्रॉफिट के प्रिंसिपल्स और ट्रेडिशंस को रिलाई किया। जैसे हनफी स्कूल ने कुरान को किया था वैसे इन्होंने प्रॉफिट के ट्रेडिशंस को माना। मतलब प्रॉफिट के ट्रेडिशंस जैसे वो सारी चीज़ें जो कि मतलब गॉड ने प्रॉफिट को करने को नहीं बोली है, लेकिन प्रॉफिट जो भी चीज़ें खुद से करते थे। मतलब जैसे कि नमाज़ पढ़ते वक्त प्रॉफिट अपने हाथ किधर रख रहे हैं, फेस के सामने या साइड में, तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई, ट्रेडिशंस। तो इन्होंने प्रॉफिट के ट्रेडिशंस पे बिलीव किया। Examine the traditions in light of legal reasoning in order to get systematic rule of law। और इन्होंने ट्रेडिशंस को एग्जामाइन किया लीगल रीजनिंग के बेसिस पे। मतलब ट्रेडिशंस को फॉलो तो किया लेकिन ब्लाइंडली नहीं फॉलो किया, उसके बेसिस पे मतलब रीज़न भी लगाया कि ये अगर ऐसा है तो क्यों है। अकॉर्डिंग टू शफ़ई देयर वॉज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन लाइफ विच कुड नॉट बी सोल्व बाय कुरान और ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट। शफ़ई स्कूल के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमन लाइफ की जिसको कि हम कुरान से या फिर जो प्रॉफिट है उनके ट्रेडिशंस से सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड प्रिंसिपल्स इन हिज बुक किताब उल उम। और इन्होंने जो अपने प्रिंसिपल्स थे वो सबसे फर्स्ट टाइम कौन सी बुक में लिखे थे, वो थे किताब उल उम। मतलब इस स्कूल की जो बुक है वो यही है। उसके बाद फॉलोअर्स वर प्रेजेंट इन इजिप्ट, मलेशिया, साउथ एशिया, सम ऑफ मुस्लिम्स प्रेजेंट इन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो इजिप्ट में, मलेशिया में प्रेजेंट हैं, और उसके बाद इंडिया में भी कुछ फॉलोअर्स हैं शफ़ी स्कूल के, और वो वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा हैं। उसके बाद लास्ट है हनबली स्कूल। फोर्थ एंड द लेटेस्ट स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय इब्न हनबल। जो ये फोर्थ स्कूल है और लेटेस्ट स्कूल है मुस्लिम स्कूल्स में, सॉरी मुस्लिम में भी सुन्नी स्कूल्स में। तो इसको डेवलप किसने किया, इब्न हनबल ने। ही रिलाइड सो मच अपॉन ट्रेडिशंस दैट अदर सोर्सेज ऑफ लॉ नेमली इजमा एंड कियास वर नेग्लेक्टेड बाय हिम। मतलब जो इब्न हनबल थे इन्होंने ट्रेडिशंस पे इतना ज़्यादा बिलीव किया कि इन्होंने इजमा और कियास को ही नेग्लेक्ट कर दिया, सोर्सेज ऑफ लॉ मतलब इनको माना ही नहीं कि ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं भी या नहीं। डॉक्ट्रिन्स ऑफ दिस स्कूल आर रिजिड एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग एज देयर इज़ नो स्कोप फॉर प्राइवेट जजमेंट। मतलब ये जो हनबली स्कूल है इसके डॉक्ट्रिन्स इतने ज़्यादा रिजिड हैं, मतलब ये लॉ को, ट्रेडिशंस को इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि मतलब वो एक तरह से अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। मतलब फॉलोअर्स को उसको फॉलो करना ही इतना मुश्किल हो जाता है, इतना स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए स्ट्रिक्ट होने की वजह से हनबली स्कूल के ज़्यादा फॉलोअर्स भी नहीं है। मुस्नाद उल इमाम हनबल इज़ एन इम्पोर्टेंट बुक। इस स्कूल की जो इम्पोर्टेंट बुक है वो क्या है, मुस्नाद उल इमाम। मतलब जहाँ पर इस स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं, प्रेजेंट हैं, जिसमें हम पढ़ सकते हैं। वेरी फ्यू मुस्लिम्स आर फॉलोअर्स ऑफ दिस स्कूल मेनली इन सऊदी अरेबिया एंड कतर। और इस स्कूल के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत कम स्कूल्स में, मतलब बहुत कम एरिया में प्रेजेंट है। कहाँ पे मेनली कहाँ पे है, सऊदी अरब में और कतर में। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।
और अगर कुछ भी मतलब कहीं पे प्रॉब्लम हुई हो या फिर सही से अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर ड्रॉप करना। और आपको सेम वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।